वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। इस सेशन से हम आगे ऑनवर्ड मूव हो रहे हैं सॉर्टिंग टेक्निक्स की तरफ जो कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सॉर्टिंग क्या है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जो कि सॉर्टिंग पर इस्तेमाल होती हैं, और उसके बाद उसके डिफरेंट टेक्निक्स, और फिर इंडिविजुअली एक एक टॉपिक को हम सेपरेट सेशन पर डिस्कस करेंगे। तो स्लाइड पर बताया जा रहा है कि सॉर्टिंग रेफर टू द ऑपरेशन और टेक्निक्स ऑफ अरेंजिंग एंड रीअरेंजिंग सेट ऑफ द डेटा इन सम स्पेसिफिक ऑर्डर। दिस ऑर्डर में बी असेंडिंग और डिसेंडिंग। एक्चुअली सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट हम उस वक्त इस्तेमाल कर रहे होते हैं जब हमारे पास एक ऐसा सेट ऑफ डेटा मौजूद है जो किसी खास यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं हुआ है। एग्जाम्पल से समझते हैं और भी बेहतर तरीके से बात समझ में आएगी। एक छोटे से मैं एरे क्रिएट करता हूं और उसके अंदर कुछ वैल्यूज लिखता हूं, ठीक है। तो ये एक रफली मैंने एक एरे क्रिएट किया है और 5 एलिमेंट के इस एरे के अंदर आप वैल्यू देख रहे हैं कि वो अनसॉर्टेड फॉर्म पर मौजूद है। सॉर्ट करने के लिए किसी भी एरे को आप 2 हिस्सों में यानी 2 फॉर्म पर सॉर्ट कर सकते हैं, या तो आप उसको असेंडिंग ऑर्डर में करें या फिर आप उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में करें। तो इस वक्त मैं असेंडिंग फॉर्म कर रहा हूं, तो असेंडिंग होने के बाद हमारी वैल्यूज कुछ इस तरह से फॉर्म होकर कन्वर्ट होकर डिस्प्ले हो जाएगी। तो एक्चुअली हम सॉर्टिंग करते क्यों हैं? सॉर्टिंग करने की सबसे पहली वजह तो ये है कि हम अपने डेटा को एक अरेंजमेंट पे लेकर आ रहे होते हैं ताकि इन फ्यूचर हम इसमें से सर्चिंग करना हमारे लिए आसान हो जाए। सर्चिंग से क्या मुराद है? किसी स्पेसिफिक नंबर को सर्च करना है तो आप यहाँ पर आसानी के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं, जैसे हमने सर्चिंग एल्गोरिथम्स के अंदर देखा था। इसी तरह से एक और अगर रियल लाइफ एग्जांपल की मैं बात करूं तो जो हमारे पास फोन डिक्शनरी है, इसी तरह से जो डिक्शनरीज वर्ड मीनिंग के रिस्पेक्ट से होती हैं, हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू, उसके अंदर हम किसी वर्ड को जब सर्च कर रहे होते हैं तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ईट को ढूंढ रहा हूँ, इसकी मीनिंग ढूंढ रहा हूँ, तो हमें सबसे पहले कहाँ जंप करना होगा? ई कैरेक्टर पर। तो ई कैरेक्टर पर जाने के लिए हम डायरेक्टली जंप करेंगे ई पर और उसके बाद सेकंड कैरेक्टर देखेंगे। तो अगर वो इससे मैच करेगा तो मैं बहुत आसानी के साथ लीस्ट टाइम के अंदर उस स्पेसिफिक डेटा पर पहुंच सकता हूं, जिससे हमें पता चला कि हम सॉर्टिंग इसलिए कर रहे होते हैं ताकि हमारा डेटा एक अरेंजमेंट में आए और इन फ्यूचर उसमें सर्चिंग हमारे लिए आसान हो जाए। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, उसे हम समझते हैं इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम या फिर नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। तो ये कुछ डिफरेंट टाइप्स हैं एल्गोरिथम्स की। जब हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे तो वहां देखेंगे, लेकिन इस टर्म को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि एज्यूम करो कि आपके पास एक लिस्ट है और उस लिस्ट को सॉर्ट करने के लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड है। तो ऐसे एल्गोरिथम जिसे सॉर्ट करते वक्त आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड नहीं है, तो मैं ऐसे एल्गोरिथम को कह सकता हूं कि ये वो एल्गोरिथम है जो इन प्लेस सॉर्टिंग के अंदर काउंट होते हैं। और अगर कोई ऐसे एल्गोरिथम है जिसे कोई एक्स्ट्रा स्पेस रिक्वायर्ड है किस चीज के लिए, जब वो उसको सॉर्ट कर रहा है, तो मैं कह सकता हूं ये वो एल्गोरिथम है जिसे मैं कह सकता हूं कि ये नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। अगर मैं इन प्लेस की एग्जांपल की बात करूं तो हमारे पास बबल सॉर्ट है, ठीक है, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये इन प्लेस सॉर्टिंग है क्योंकि इसको एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत नहीं होती। जबकि नॉट इन प्लेस के अंदर हमारे पास मर्ज सॉर्ट की एग्जांपल है जिसे एक्स्ट्रा स्पेस की जरूरत होती है जब हम किसी गिवन डेटा सेट को सॉर्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद बारी आती है स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम और इसी तरह नॉट स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की। अगर मैं एक स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम की एग्जांपल शो करूं तो और भी बेहतर तरीके से हमें बात यहां पे समझ में आएगी। हम एक एरे क्रिएट करते हैं और इस एरे के अंदर मैंने कुछ वैल्यूज लिखी, ठीक है। इस एग्जांपल को आप देखें बगौर तो इसके अंदर 1 जो है वो 2 दफा रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसे सॉर्ट करूंगा तो यकीनी तौर पे 1 फर्स्ट टाइम भी आएगा और सेकंड टाइम भी आएगा, फिर उसके बाद मैं 2 लिखूंगा, फिर 3 लिखूंगा और 5, तो ये फाइनल हमारा सॉर्टेड आउटपुट होगा। किसी भी एल्गोरिथम के रिस्पेक्ट से हो सकता है। जो वैल्यूज पहली लिखी हुई है अगर आप उसे पहले यहां पर ऐड कर शो करवा रहे हो और जो सेकंड टाइम आगे लिखी हुई है उसे सेकंड टाइम तुम शो करा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि जिस एल्गोरिथम को तुमने यहां पर यूज किया है वो स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम में से है। लेकिन अगर इसी काम को मैं रिप्लेस कर दूं कि इस वाले 1 को पहले कर दूं और जो पहले है उसे बाद में कर दूं, ऑल्दो इससे हमारे आउटपुट पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसे एल्गोरिथम को हम कहेंगे कि ये नॉट स्टेबल एल्गोरिथम है क्योंकि इसने उस एग्जिस्टिंग वैल्यू को जो पहले आ रही थी बाद में कर लिया और जो बाद में आ रही थी उसे पहले कर लिया। इसके बाद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक एडेप्टिव है और एक नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम है। तो एडेप्टिव को समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉर्टेड एरे ऑलरेडी मौजूद है। अगर मैं एक एरे की बात करूं जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, और अगर मैं इस ऑलरेडी सॉर्टेड एरे को किसी ऐसे सॉर्टिंग एल्गोरिथम से इसकी इंप्लीमेंटेशन कराऊं जो सॉर्टिंग करने की कैपेबिलिटी रखते हैं,
तो अगर वो सॉर्टिंग एल्गोरिथम एडेप्टिव होगा तो वो सबसे पहले देखेगा कि हमारा जो डेटा सेट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है या नहीं। तो अगर वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो वो कभी भी इसको फोर्स नहीं करेगा कि इसको दोबारा से अरेंज करो, इसके एडजस्टेड एलिमेंट को स्वाइप करो, जो डिफरेंट टेक्निक्स में होती हैं। तो वो डायरेक्टली इसको क्या कह देगा कि ये हमारा आउटपुट है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिथम हैं जिसके हम नॉन एडेप्टिव कहते हैं, वो क्या करता है, इसी एल्गोरिथम पर वो फोर्सली क्या करेगा, वो तमाम चीजें अप्लाई करेगा जिसके बेस पर वो एल्गोरिथम डिजाइन हुए होंगे। स्वाइपिंग को चेक करेगा, स्वाइपिंग पॉसिबल है या नहीं है, उसके बेस पर वो दोबारा से उसको रीअरेंज करके दोबारा शो कर देगा और बताएगा कि ये वो डेटा सेट है जो अब सॉर्टेड फॉर्म पर हुआ है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर देख लिया। इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है, स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है और एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम क्या है। आगे मूव होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सॉर्टिंग का है। तो सॉर्टिंग की कैटेगरी 2 है जो कि हम इंटरनल मेमोरी पर अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंटरनल सॉर्टिंग की बात करता हूं तो इसमें बताया जा रहा है इफ ऑल द डेटा दैट इज टू बी स्टोर्ड कैन बी एडजस्टेड एट अ टाइम इन द मेन मेमोरी, यानी वो तमाम डेटा एट अ टाइम आपके मेन मेमोरी पे मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ द इंटरनल सॉर्टिंग मेथड इज टू बी या इज बीइंग परफॉर्म्ड। अगर एडजस्टेड डेटा आपके मेन मेमोरी पर मौजूद है तो आप उसमें इंटरनल सॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर डेटा मेन मेमोरी के अलावा दूसरी चीजों पर मौजूद है, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स एंड एक्सेट्रा, अलग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के अंदर मौजूद है, तो वहां पर आप इंटरनल मेमोरी के अंदर मौजूद यानी मेन मेमोरी के अंदर मौजूद जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसको आप उसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए कुछ एक्सटर्नल चीज़ें हैं जिसको हम नेचुरल पॉलीफेज या फिर बैलेंस टेक्निक कहते हैं, जिसके ज़रिए से उन डेटा को सॉर्ट किया जाता है। तो डेटाबेस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम परफॉर्म करते हैं, जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, वो हम नेमली इंटरनल सॉर्टिंग के अंदर ही इंप्लीमेंट करते हैं और उसी के टेक्निक्स डेटा स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद है। ओके, तो सॉर्टिंग के डिफरेंट टेक्निक्स हो सकते हैं, जैसे कि स्लाइड पे भी दिखाया जा रहा है कि हमारे पास 7 सॉर्टिंग टेक्निक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली डेटा स्ट्रक्चर के अंदर इस्तेमाल होते हैं। और इन तमाम टेक्निक्स का एट लास्ट मकसद क्या है कि जो अनसॉर्टेड डेटा आप उसको देंगे वो उसे सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट करके डिस्प्ले कर देगा। तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या ज़रूरत है हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करने की। जैसे हमने स्टार्टिंग पे जिक्र किया था कि डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास जो एल्गोरिथम एनालिसिस का जो कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पर फोकस करता है या फोर्स करता है कि कौन सा ऐसा मेथड है या तरीका है जो कम स्पेस ले या कम टाइम ले। यही वजह है कि बड़ी टफ कंपटीशन है इन तमाम डेटा स्ट्रक्चर के सर्चिंग टेक्निक्स पर कि कौन सा सॉर्ट किस तरह से वर्क करता है और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। यही वजह है कि ये डिफरेंट टेक्निक्स डेटा स्ट्रक्चर में सर्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। बबल सॉर्ट को देखेंगे इस सेशन के अंदर। तो बबल सॉर्ट हमें क्या कहता है, तो बबल सॉर्ट के सबसे पहले तो हम समझते हैं कि स्टेप्स क्या हैं। जैसे स्टेप नंबर 1 पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एलिमेंट एट इंडेक्स नंबर 0, कंपेयर द करंट कॉन्टेक्स्ट या एलिमेंट विद द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे स्वाइप देम, यानी हमें जो पहला एलिमेंट है उसको 0 इंडेक्स से स्टार्ट करना और फिर नेक्स्ट वाले एडजस्टेड से कंपेयर करना है। अगर वो उससे बड़ा है तो उसको स्वाइप करना है, वरना रिमेन वहीं पे रखना है। इफ द करंट एलिमेंट इज लेस देन द नेक्स्ट एलिमेंट मूव टू द नेक्स्ट एलिमेंट, रिपीट स्टेप नंबर 1, यानी अगर वो बड़ा नहीं है, ऑलरेडी बड़ा है, तो तुम्हें दोबारा से वही स्टेप नंबर 1 को उस पर फॉर्म करना है। एक्चुअली इसके जो एल्गोरिथम है उस कॉन्सेप्ट को अगर आप देखें तो वहां पर 2 लूप इस्तेमाल होते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड पर हम वो भी समझ लेंगे। तो पहला लूप हमारे पास वेरिएबल i पर होता है और ये टाइम कितने टाइम चलता है 1 to n-1, ठीक है। n का मतलब ये नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं आपके पास एरे में। इस एग्जांपल पे देखें हमारे पास 5 एलिमेंट है, तो मैं कह सकता हूं कि n की वैल्यू यहाँ पर 5 है और मैं इस n-1 की जगह 5 लिख सकता हूं और j जो कि इनर लूप है उसकी वैल्यू भी 1 to n चलेगी। ये हमारा आउटर लूप है और ये इनर लूप है। आउटर लूप की जिम्मेदारी ये है कि वो हर एक वैल्यू को कंप्लीट आइट्रेशन तक लेके जाए, ठीक है, एक एक चेंज करे, और इनर लूप उसी 1 एलिमेंट को दूसरे एडजस्टेड एलिमेंट से बार बार कंपेयर करना चाहेगा। उसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि हम n की वैल्यू से ये डिसाइड कर लेते हैं कि हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन की कितनी जरूरत है। जैसे तुमने देखा कि यहाँ पर मैंने 5 समझाने के लिए लिखा और जब ये माइनस हो जाएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यहाँ पे भी 4 हो जाएगी। तो जो भी आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद है उसमें से एक माइनस कर दोगे तो इतने ही आइट्रेशन यानी इतने ही पास की हमें जरूरत है इस गिवन डेटा सेट को बाय यूजिंग बबल सॉर्ट टेक्निक सॉर्ट करने के लिए। देखते हैं प्रैक्टिकली। स्टेप नंबर 1 में कहा गया कि इस वैल्यू को उस वैल्यू से कंपेयर करो, अगर वो उससे ग्रेटर है तो तुम इससे क्या करो,
स्वाइप करो उसे, तो 15 ऑलरेडी ही 20 से लेस है, तो 15 मैंने ऐसे ही लिख दिया। उसके बाद कहा गया कि उसी पास पे रहते हुए नेक्स्ट एलिमेंट से भी हमें कंपेयर करना है, तो 20 और 6 को मैंने कंपेयर किया इससे, पास 1 पे मौजूद हूं अभी मैं, तो 6 छोटा है और 20 बड़ा है, तो 6 पहले आ गया और उसके बाद 20 लिख दिया, बाकी 8 और 4 वैसे ही लिख जाएंगे। ठीक है, अब 15 और 16 पर हम काम कर चुके हैं, इसके बाद 20 और 8 है। ठीक है ना, 20 और 8 को कंपेयर किया तो यहां पर 8 आ गया, 20 ऐसे रहा, 4 ऐसे आ गया, 6 ऐसी रहे, 15 भी ऐसी रहा। ठीक है, फर्स्ट आइटरेशन पर मैं इनर लूप को अभी कर रहा हूं, 15 वैसे ही उतर गया, 6 भी, 8 भी। अब 20 और 4 के दरमियान कंपैरिजन हुई, 4 वैल्यू यहां आ गई और 20 यहां आ गई। जो आपके लिस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू थी वो अब सबसे लास्ट में आ चुकी है। इस कॉन्सेप्ट को जब ये वैल्यू यहां पर आ जाए तो मैं कह सकता हूं कि इस चीज को हम कहते हैं बबल्ड, यानी आपकी सबसे ग्रेटर वैल्यू सबसे लास्ट में आ चुकी है और ये पूरा होल प्रोसेस जो है वो पास 1 कहलाएगा, यानी फर्स्ट आइटरेशन के अंदर ये काम हुआ। नेक्स्ट आइटरेशन पे चलते हैं। नेक्स्ट आइटरेशन पे 50 फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स नंबर 1, स्टेप नंबर 1 पे यही लिखा हुआ है, 0 से एडजस्ट करो दूसरे को, तो 15 को 6 से कंपेयर किया, 6 वैल्यू पहले आ गई, 15 उसके बाद में, बाकी रिमेनिंग वैल्यू बिल्कुल 8, 4 और 20 वैसे ही लिख दिया। इसके बाद 6 वैल्यू वैसे ही रहेगी, 15 और 8 के दरमियान कंपैरिजन होगा, 8 वैल्यू पहले आ जाएगी, फिर 15, देन 4, फिर 20, 6 वैसे ही लिखा, 8 भी वैसे ही लिखूंगा, 15 भी वैसे ही लिखूंगा, और उसके बाद 15 और 8 पर किया था, इस स्टेप पर मैं 15 एंड 4 के दरमियान करूंगा, तो 4 वैल्यू यहां पर पहले आएगी, 15 बाद में चले जाएगी और 20। और अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे आप देखो 8, 4, 50 और 20 के दरमियान होगा, तो ये ऑलरेडी ही क्या है, सॉर्टेड फॉर्म पर है ना, इसको हम स्वाइप नहीं कर सकते क्योंकि आपने देखा था अगर ये लेस देन है तो मूव टू द स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 पे वही चीज हो रही है, तो लिहाजा मैंने रिमेन वैल्यू को वैसे ही लिख दिया। ये पूरी आइटरेशन हो गई पास 2। पास 3 पे काम करते हैं। 6 और 8 को कंपेयर करूंगा, तो मैं ये वैल्यू यहां पर लिख दे रहा हूं ताकि मुझे काम करने में आसानी हो, 6, 8, 4, 15 एंड 20। तो 6 और 8 को कंपेयर किया गया, ऑलरेडी सॉर्टेड है, 6 वैल्यू लेस है, तो 6 मैंने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद 8 और 4 को कंपेयर किया, 4 वैल्यू पहले आ गई, फिर 8, फिर 15 और फिर 20। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में अगर 8 और 15 को करूं, नो चेंजेस, 15 और 20 करूं तो भी नो चेंजेस, तो मैं कह सकता हूं 6, 4, 8 एंड 15 एंड 20, ये आइटरेशन हमारी 3 की हो गई, यानी पास 3 हो गया। पास 4 पे चलते हैं। पास 4 पे जैसे काम स्टार्ट करूंगा, फर्स्ट वैल्यू को सेकंड वाले से कंपेयर करूंगा, 4 लेस देन है, पहले आ गई, बाकी 6, 8, 15, 20 आइटरेशन 4 पे मौजूद हूं। 6 और 8 को दोबारा किया जाएगा, नो चेंजेस, 8 और 15 को किया जाएगा, नो चेंजेस, 15 और 20 को किया जाएगा, नो चेंजेस। तो पास नंबर 4 पर हमारे पास जो डेटा सेट आया है यहां पर वो सॉर्टेड फॉर्म पर आ चुका है, और अभी हमने देखा था कि हमें नंबर ऑफ आइटरेशन कितनी जरूरत है, n-1, तो उस स्टेप से यहां पर पास नंबर 4 पर हमारा जो डेटा था वो सॉर्टेड फॉर्म पर कन्वर्ट हो चुका है। तो ये बबल सॉर्ट की कुछ बेसिक डेफिनेशन इन टर्म ऑफ प्रैक्टिकल वर्किंग थी कि हमारे पास 2 लूप होते हैं, आउटर और इनर, जो हर एक सिंगल वैल्यू को कंप्लीट आइटरेशन तक लेकर जाते हैं। हम नंबर ऑफ एलिमेंट जितने होते हैं -1 उतने ही नंबर ऑफ पासेस चलेंगे, और एट लास्ट हमारा जो गिवन डेटा होगा वो सॉर्ट होकर उस फाइनल रिजल्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं कोड के टर्म पे बात करूं तो जैसे कि आप इस एल्गोरिथम के कोड पे भी देख रहे हो कि हमारे पास एक एरे है और ये उसका साइज है, और ये हमारा वो 2 लूप है जो मैं स्टार्टिंग से जिक्र कर रहा हूँ, इनर एंड आउटर। इनर आउटर के अंदर आप देख रहे हो हर एक वैल्यू को कंपेयर किया जा रहा है और उसके बाद इसे स्वाइप किया जा रहा है। ठीक है, स्वाइप के अंदर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है फ्लैग का। देखो, इफ स्वाइपिंग हैपन अपडेट फ्लैग टू 1, यानी अगर स्वाइप मुमकिन है, यहां पर स्वाइप मुमकिन नहीं थी ना इस जगह पर, और इसी तरह इस जगह पे भी मुमकिन नहीं थी, तो यहां पर मुमकिन नहीं है, वहां पर हमारे वेरिएबल फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर स्वाइपिंग हो रही है तो फ्लैग की वैल्यू 1 रहेगी। क्यों? जैसे ही स्वाइपिंग होना खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है कि हमारा गिवन डेटा सेट जो है वो सॉर्टेड होकर मुकम्मल हो चुका है। यही वजह है कि यहां पर जाने के बाद मैंने अपने लूप को फ्लैग के बेस पर ब्रेक करवा दी, यानी अगर फ्लैग की वैल्यू 0 है तो लूप को क्या कर दो, ब्रेक कर दो, और उसके बाद कंप्लीट लूप की वैल्यू को डिस्प्ले करके दिखा दो, क्योंकि वो गिवन डेटा वही होगा जो सॉर्टेड होने के बाद यहां पर मैं फाइनल डिस्प्ले करवा चुका हूं।
ओके, तो ये कोड पर भी हमने यहां पर देख लिया। अब बारी आती है कॉम्प्लेक्सिटी की। क्योंकि हमारे पास 2 लूप इस्तेमाल हो रहे हैं तो यहां पर भी n कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायर्ड है और यहां पर भी n, क्योंकि वी डोंट नो हाउ मेनी वैल्यू रिक्वायर्ड हियर, कि जो यूजर है वो कितनी वैल्यू देगा। लेकिन हमें ये पता है कि हर एक आइट्रेशन पर लूप n-1 टाइम चल रही है, ऐसा ही है। यहां पर देखा हमने n-1, ठीक है, और यहां पर भी n-1। तो n-1 और n-1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस तरह से आप देख सकते हो, इस पर डिफरेंट वैल्यूज अगर आ भी रही होंगी तो हम हमेशा अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम एनालिसिस ऐसी वैल्यू को पिक करते हैं जो कि हायर वैल्यू के साथ हो, ठीक है। बाकी हम कांस्टेंट को भी रिमूव कर देते हैं और लोअर वैल्यू को भी रिमूव कर देते हैं। तो एट लास्ट हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो n² की आएगी, जो कि वर्स्ट कंडीशन होगी बबल सॉर्ट की इन टर्म ऑफ दी सॉर्टिंग। तो इस सेशन में बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हमने देखा कि एक्चुअली सॉर्टिंग टेक्निक क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इन प्लेस सॉर्टिंग, नॉट इन प्लेस सॉर्टिंग से क्या मुराद है, स्टेबल एंड नॉट स्टेबल, एडेप्टिव एंड नॉन एडेप्टिव सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स कौन कौन से हैं और क्या फ़र्क है। फिर उसके बाद हमने इंटरनल एक्सटर्नल सॉर्टिंग को समझा और उसके बाद ये देखा कि कितने तरह के हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं और उनमें से बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट क्या कहता है और वो किस तरह से वर्क करता है इन टर्म ऑफ दी स्टेप्स। और एट लास्ट हमने उसके एक कोड की एग्जाम्पल भी देखी विद कॉम्प्लेक्सिटी।